हेलो एवरीवन, स्वागत है बंसल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम थर्मोडायनामिक्स का एक टॉपिक करेंगे जो है मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मास्टर कैडर है, ठीक है, या फिर लेक्चर कैडर है, क्योंकि लास्ट अभी रिसेंट जैसे मास्टर कैडर हुआ था तो उसमें क्या था कि बिल्कुल मैंने आपको क्लास में ये चीज बताई थी कि 10 to 12 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से, और वही हुआ। 10 to 12 क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़े थे, और वो ऐसे क्वेश्चन थे जिनके लिए आपको कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स हमने थर्मोडायनामिक्स में हमने स्टडी क्या करना है, ठीक है। बेसिकली हम किस चीज को स्टडी के लिए थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, देखो मेन हमारा जो मोटिव रहता है वो रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, आपने क्या करना है, मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, अब क्या करोगे, मेरे ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, ठीक है। आपने क्या किया, मेरे ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, आपने मेरे ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, आपने बता दिया कि मैं इतनी एक्स हूँ, मतलब मैं जो खड़ी हूँ मैं इतने एक्स में खड़ी हूँ, इतने वाई में खड़ी हूँ और इतने जेड में खड़ी हूँ। तो अगर आपको मेरी पोजीशन पता चल गई, अगर आपको मेरी पोजीशन पता चल गई तो वहां से आप वेलोसिटी निकाल लोगे। वेलोसिटी क्या है, dr/dt, ठीक है। यहीं से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे, वो हो जाएगा dv/dt। तो एक्सेलरेशन पता चल गया, मास उसका हमें ऑलरेडी पता होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो फोर्स पता चल जाएगी। यहां से आप उसकी एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब कुछ भी निकाल सकते हो। तो मुझे सिर्फ क्या पता होना चाहिए था, उसकी पोजीशन पता होना चाहिए था, ठीक है। पोजीशन अगर वेलोसिटी पता है, यहाँ से मोमेंटम निकल जाएगा mv। तो हम मेरे बारे में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि अभी यहाँ पे है तो कुछ टाइम बाद कहाँ पे होगा, 1 घंटे बाद कहाँ पे होगा, वो वेलोसिटी से पता चल जाएगा, ठीक है, कि हाँ आपकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारी क्वांटिटीज की बात करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जब हम थर्मोडायनामिक्स में आते हैं, थर्मोडायनामिक्स में हम कौन सी क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं, वहां पे हम स्टडी करते हैं लाइक सॉलिड्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, या फिर लिक्विड की स्टडी कर रहे हैं। तो इन सारी टर्म्स की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गैस के बारे में ही बात करते हैं अगर मैं, तो गैस का मुझे कौन से वेरिएबल्स पता चल जाए, कि मुझे सब कुछ पता चल जाए कि हाँ इसका वॉल्यूम कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी एनर्जी कितनी है, सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। मान लो एक कंटेनर में गैस फिल है, ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में इन P, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ठीक है, इन सारे वेरिएबल्स की क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इन सारे वेरिएबल्स की क्या है, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, और हमारे पास क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, या H है, या फिर हीट है, या वर्क डन है। तो इन सारे वेरिएबल्स को हम लोग थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करने वाले हैं। और जो ये तीन वेरिएबल्स हैं, इनको थर्मोडायनामिक वेरिएबल बोला जाता है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अब ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या है कि अगर मुझे किसी सिस्टम के बारे में, मतलब अगर मुझे किसी सिस्टम के ये 3 वैल्यूज पता चल गई तो मैं उसके बारे में बाकी सारी इंफॉर्मेशन यही इन 3 वेरिएबल से निकाल सकती हूँ। तो हमारा अभी जो मतलब मोटिव रहेगा सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, बट हम लोग अभी इन वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब के साथ बात करेंगे।
जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉज बने हुए ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे ही थर्मोडायनामिक्स में भी आगे 3 लॉज बने हुए हैं। सबसे फर्स्ट लॉ हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले हमारे पास आएगा फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब ये फर्स्ट लॉ है क्या? फर्स्ट लॉ सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारे पास से क्या है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने किसी सिस्टम को हीट दिया, ठीक है। जैसे हम लोग चाय भी बनाते हैं ना, चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर में वाटर लेते हैं, ठीक है। वाटर लेके कंटेनर में उसको हम गैस के ऊपर रख देते हैं। तो जो फिर हम गैस ऑन करते हैं चाय बनाने के लिए, अब गैस बंद करके थोड़ी ना चाय बनेगी, जब तक आप उसको हीट नहीं दोगे तो वर्क डन कैसे होगा? तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गैस को ऑन करना मतलब हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आपने उसको 100 हीट दिया, ठीक है। मान लो आपने चाय बनाने के लिए उसको 100 हीट दिया, हमने जो चाय बनाना है ना वो हमारे लिए वर्क डन है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए आउटपुट क्या निकालना चाहते हो आप। आउटपुट क्या है? मेरा काम है चाय बनाना। तो चाय बनाने के लिए मुझे इनको इनपुट देनी पड़ेगी। इनपुट क्या है? हीट है। मान लो मैंने जो इनपुट दी है, ठीक है, इसको मैं डी क्यू मान रही हूँ। जो क्यू है, सबसे पहले तो आप लोगों को जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं, आपको कोई पेपर में ये मेंशन नहीं करके जाएगा कि क्यू हीट है, ठीक है। वर्क डन डब्ल्यू मतलब उसको डिनोट करेंगे, पी को प्रेशर बोलते हैं, नहीं, ये वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्यू हमारे पास क्या है? हीट, और ये है वर्क डन। और P तो आपको पता ही है कि प्रेशर होता है, ठीक है। ऐसे ही V हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, T टेम्परेचर हो जाएगा, और जैसे जैसे आगे U इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे अभी ये आगे वेरिएबल्स आएंगे सबके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे जैसे हमारे पास जैसे DQ है, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए मुझे इनपुट देनी पड़ी, तो मैंने वो हीट दे दी गैस ऑन करके, मान लो फॉर एग्जांपल 100 हीट दे दी, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ हीट क्या होगी, यूज हो जाएगी वाटर को बॉईल करने के लिए, फिर उसमें चाय पत्ती, चीनी वगैरह सब कुछ डालोगे, ठीक है। तो वो क्या है, चाय बन जाएगी। तो मान लो जो 80 ठीक है 80 जाउल है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यूनिट्स की, तो 80 जाउल आपकी यूज हो गई वर्क डन करने के लिए, ठीक है। 80 जाउल कहाँ पे यूज हो गई? वर्क डन करने के लिए। बट हमने क्या बोला, हमने क्या है 100 हीट दी थी, हमने 100 हीट दी थी, तो 80 तो यूज हो गई वर्क डन करने के लिए, अब 20 कहाँ गई? अब यहाँ पे आपको एक फिजिक्स का रूल पता होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एनर्जी की आपको ये रूल पता होना चाहिए, एनर्जी का लॉ आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बट एनर्जी ओवरऑल अगर आप देखोगे वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो देखो ये सारी क्या है? एनर्जी की ही फॉर्म्स है। वर्क डन हो गया, हीट हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ये सारी वर्क उसकी हीट उसकी एनर्जी की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो पहले हमने हीट दी थी, ये हीट थी, हीट किसमें कन्वर्ट हो गई? वर्क डन में, ठीक है। अब 100 दी थी, 80 आई है, तो 20 हीट कहाँ गई? एनर्जी लॉस तो होगी नहीं, तो 20 हीट सिस्टम ने अपने अंदर रख ली, ठीक है। अपने अंदर रखने का मतलब उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। 20 हीट क्या है? उसने अपने अंदर रख ली। तो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, इसका मतलब हमारा एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो कुछ पार्ट हीट का वर्क डन करने के लिए यूज हो जाता है और कुछ पार्ट आपका एज अ इंटरनल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाता है, बट ओवरऑल देखोगे एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या निकला? dq इज इक्वल टू डी
ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, ये हमारी इंटरनल एनर्जी है। ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ये है। फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ये ना बोल के आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। इसको आप लोग कॉपीज पे नोट कर लेना, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मास्टर कैडर के स्टूडेंट जो देख रहे होंगे वीडियो, अब जिन्होंने +1 +2 पढ़ा रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी चीज तो हमें आती है, बट वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अभी तो एडवांस जाएंगे हम। ये +1 +2 से स्टार्ट होके मास्टर्स मतलब ग्रेजुएशन मास्टर्स सब कवर होगा इसमें अभी, ठीक है। एक ही टॉपिक में हम लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास ये है। अब जैसे मैंने बोला कि क्लासिकल में हम लोग किन वेरिएबल्स को लेके काम करते हैं। क्लासिकल में देखो, जैसे हमने फोर्स को ही लिखना हो या फिर वर्क डन, अगर हम क्लासिकल नॉर्मली अगर मैं आपसे वर्क डन पूछूं तो आप लोग मेरे को क्या बोलोगे कि वर्क डन होता है जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे ही पूछ लूं कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन वर्क डन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं थर्मोडायनामिक्स में बात कर रही हूँ तो मेरे को वर्क डन आ गया है, बट वर्क डन ये वाला मैं सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकती क्योंकि फोर्स और एक्स आ गए हैं। बट यहाँ पे तो हम दूसरे वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं, वो तो क्लासिकल में यूज करते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स की मेरे को दिखते ही नहीं है, उसकी पोजीशन कहाँ से निकालूं मैं, तो एक्स तो वहां पे यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स और एक्स वेरिएबल्स को लेके काम नहीं करते हैं, इसीलिए मुझे वर्क डन को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पे चेंज कैसे होगा, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकल आएगी प्रेशर इंटू एरिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा प्रेशर एरिया इंटू dx। तो अभी यहाँ पे वर्क डन हमारे पास ये आ गया है P इंटू एरिया इंटू dx। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि चेंज इन लेंथ है ना, तो चेंज इन मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वर्क डन को क्या लिख देंगे, P इंटू dV। तो अभी हम थर्मोडायनामिक्स में हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे वर्क डन को लिखा करेंगे P इंटू dV। तो यहाँ पे जो dq है, ठीक है, dq, यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट लिख रही हूँ du, प्लस वर्क डन को मैं क्या लिखूंगी, P इंटू dV। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारे पास ये निकल आया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो आपको मैंने पहुंचाना है मैक्सवेल इक्वेशंस तक, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग 4 मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करेंगे और 4 मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस आए हुए थे और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि भाई क्वेश्चन आएंगे, कर लो थर्मोडायनामिक्स को, और वही हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे और बहुत ही ज्यादा इजी पूछे गए थे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, हमने थर्मोडायनामिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट अभी ये फर्स्ट लॉ आ गया है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लॉ आ गया है, इसको यहीं पे, ठीक है। फर्स्ट लॉ के बाद अभी हमें जस्ट 1-2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करने हैं। जैसे हमने देखा कि वर्क डन को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है इंट्रोपी का, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है इंट्रोपी का। इंट्रोपी क्या होती है, ठीक है, इंट्रोपी क्या होती है हमारे पास, इंट्रोपी होती है किसी सिस्टम में कितनी का डिसऑर्डरनेस है, कितनी का रैंडमनेस है, उसको हम बोलते हैं मतलब किसी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है या फिर कितना का डिसऑर्डरनेस है, उस डिसऑर्डरनेस को मेजर करना है हमने। तो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी हमें बताएगा कि किसी सिस्टम में कितना का डिसऑर्डरनेस है, ठीक है। इंट्रोपी हमें क्या बताएगा कि किसी सिस्टम में कितना का डिसऑर्डरनेस है। अब यहाँ पे इंट्रोपी को मैं ऐसे डिनोट करूंगी,
ठीक है, एंट्रोपी को हम लोग एस से डिनोट करूंगी। अब फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, वैसे तो पढ़ा स्मार्ट बोर्ड पे रही हूँ तो ये मार्कर तो नहीं है, मान लो कि ये मार्कर है। अब यहाँ पे मार्कर है, ठीक है, इसमें अभी कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं है, इसमें अभी कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं है, बट जैसे ही, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने इसको हीट देनी स्टार्ट कर दी, मैं गैस के ऊपर रख दूं इसको, मैंने हीट देनी स्टार्ट कर दी, अगर हीट देनी स्टार्ट की तो क्या होगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हुआ तो इसकी शेप में चेंज आएगा ना, इसकी शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर शेप में चेंज आया इसका मतलब इसमें क्या आ गया है, डिसऑर्डरनेस आ गया है। कितना डिसऑर्डरनेस आया वो हमें कहाँ से पता चलेगा, एंट्रोपी, ठीक है, एस की वैल्यू हमें बताएगी कि कितना डिसऑर्डरनेस आया है। अब सबसे पहली चीज, डिसऑर्डरनेस आया कैसे था, डिसऑर्डरनेस आया था जब मैंने इसको हीट दी, ठीक है। मान लो पहले ये अभी अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि एसी चल रखा है, तो मान लो कि ये 25 है, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री है, ठीक है, 25 डिग्री पे इसकी शेप ये है, इसमें कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है। बट अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 50, मान लो मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 50, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आपने सिस्टम को हीट दे दी, ठीक है, आपने सिस्टम को क्या दे दी, हीट। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपने मान लो सिस्टम में आपकी DQ हीट आई, ठीक है। अगर मैं इसका एसी का भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो हीट आएगी ना, यहाँ पे गर्मी इंक्रीज हो जाएगी, तो हीट बढ़ेगी। अगर हीट बढ़ेगी तो मान लो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज करने से DQ हीट बढ़ी, ठीक है, DQ हीट बढ़ने से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, डिसऑर्डरनेस आएगा। तो अगर हमने देखना हो कि मैंने T टेम्परेचर, ठीक है, अभी T 50 है ना, 50 पे कितनी हीट बनी, DQ हीट आई, ठीक है, इस DQ हीट से क्या बनेगा, DS एंट्रोपी आएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बनेगी, हीट बनेगी, और हीट बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसको हीट दोगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिसऑर्डरनेस आएगी। तो इससे क्या आएगी, डिसऑर्डरनेस आएगी। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि जितनी आप हीट दोगे उतनी डिसऑर्डरनेस आएगी, जितनी आप हीट दोगे उतनी डिसऑर्डरनेस आएगी। तो यहाँ से हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू निकल आती है, यहाँ से आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू निकल आती है। कितनी वैल्यू आ रही है, ये, ठीक है, एंट्रोपी की वैल्यू, चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल है, DQ/T। तो यहाँ से मैं DQ की वैल्यू निकालती हूँ, DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, T × DS, T × DS। तो यहाँ से DQ की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ, ठीक है। अभी जो मेरे पास जो फर्स्ट लॉ आएगा, अभी जो फर्स्ट लॉ आएगा, ठीक है, वो ये आएगा, DQ ये था ना, DU + PdV। तो यहाँ पे मैंने DQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या बन गया, TDS = DU + PdV, ठीक है। अभी हम लोग इसको लेके काम करेंगे, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशंस में ये यूज होना है, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन में ये चीज यूज होने वाली है। TDS = DU + PdV, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ आ गया है, अब सारा काम फर्स्ट लॉ से ही आना है, ठीक है। हमारा, मैं आपको इन बिटवीन जो भी टॉपिक्स हैं वो नहीं करवा रही हूँ, मेरा टॉपिक ही आज का मैक्सवेल इक्वेशन था। तो मैक्सवेल इक्वेशन के लिए जो मेरे को, क्योंकि मैं समझ के चलूंगी कि आप लोग टोटली जीरो हो, ठीक है, अगर आपने चाहे पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, मैं आपको टोटली जीरो मान के काम करूंगी। तो मैक्सवेल इक्वेशन तक पहुंचाने के लिए मुझे जो जो चीजें आपको बताने की जरूरत थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ आ गया है, जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो फर्स्ट लॉ से ही निकलने वाली है, ठीक है। जो मैक्सवेल इक्वेशन है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, वो फर्स्ट लॉ से ही निकलने वाली है। अब इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, अभी हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट करते हैं। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, वो है हमारे पास एक डिफरेंशियल वेरिएबल, मतलब एक एग्जैक्ट वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पर परफेक्ट वेरिएबल्स बोलते हैं, एक बोलते हैं नॉन परफेक्ट, या फिर एक होते हैं पाथ डिपेंडेंट, एक होते हैं पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है।
इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके हमारे पास बहुत सारे नाम हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप लोग स्टेट वेरिएबल, इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे। स्टेट वेरिएबल भी बोल सकते हो, पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। आप लोग इसको परफेक्ट डिफरेंशियल भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको परफेक्ट डिफरेंशियल भी बोल सकते हो। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल्स होते क्या हैं? एक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, एक पाथ वेरिएबल्स होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, एक हो जाएंगे पाथ वेरिएबल्स, ठीक है। अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो ये पाथ डिपेंडेंट बनेगा, ये पाथ डिपेंडेंट बनेगा। अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, नॉन परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो बस आपने उल्टा ऑपोजिट कर देना है। अब स्टेट वेरिएबल मतलब कि जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते हैं, ठीक है। पाथ पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि मैंने ए से बी पॉइंट तक जाना है, ये ए पॉइंट है, ये बी है। अगर मैंने ए से बी तक जाना है तो ए से बी जाना है, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं जैसे मर्जी जा सकती हूँ, ठीक है। बट ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। उन्होंने सिर्फ इस ए एंड बी पॉइंट को देखना है, किस मर्जी पाथ से जा रहे हैं उन वेरिएबल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली क्या है कि जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे को मतलब फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, वो लोग पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। अब ये होते क्या है वेरिएबल्स, ठीक है। ये मतलब एग्जांपल क्या है ऐसे वेरिएबल्स की, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यू, हेल्महोल्ट्ज इंथैल्पी होता है, एच मतलब इंथैल्पी, ए मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसको कई बार एफ भी बोल दिया जाता है। ए और एफ सेम ही होते हैं। ए और एफ क्या है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, जी गिव्स फ्री एनर्जी। ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं? ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल्स क्या होते हैं कि अगर मैंने ए टू बी जाना है, ए टू बी जाना है, चाहे आप इस पाथ से जाओ चाहे इससे, ठीक है, 1 2 3, तो ऐसे वेरिएबल्स जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करते ही हैं, बट साथ में पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आप फर्स्ट पाथ से गए तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर सेकंड पाथ से गए तो कुछ और वैल्यू होगी, अगर थर्ड पाथ से जाओगे तो कुछ और वैल्यू रहेगी। तो ऐसे पाथ वेरिएबल्स या फिर नॉन स्टेट वेरिएबल्स कैसे होते हैं? जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करते ही हैं, बट साथ में पाथ्स पे भी डिपेंड करेंगे। और पूरी थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ 2 ही नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 ही पाथ वेरिएबल्स हैं। वो कौन से हैं? एक हीट है, एक वर्क डन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आती है कि क्योंकि देखो मैक्सवेल इक्वेशन के बिना ये कुछ, मैक्सवेल इक्वेशन इन स्टेट और नॉन स्टेट वेरिएबल के बिना कुछ भी नहीं है। और स्टेट और नॉन स्टेट वेरिएबल्स के बेस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉन स्टेट वेरिएबल की एग्जांपल की, तो वर्क डन एंड हीट सिर्फ 2 नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं। और इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे तो मैं 1000 लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लाइन लगा सकती हूँ नॉन स्टेट वेरिएबल्स की। तो कितने स्टेट वेरिएबल्स की लाइन लग जाएगी यहाँ पे। तो मैं कितने का स्टेट वेरिएबल को याद रखोगे? तो आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि आप लोग स्टेट वेरिएबल को याद ही नहीं रखोगे। हीट और वर्क डन को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे? हीट एंड वर्क डन को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे? स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे। तो सिर्फ ये दोनों वेरिएबल्स क्या हैं?
पाथ वेरिएबल्स हैं या फिर नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ दो वेरिएबल्स नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं और इनको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे, स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे। अब ये जस्ट मैंने ऐसे ही बोला थ्योरेटिकली, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करना है। अब अगर हमने ये देखना हो कि स्टेट वेरिएबल कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या फिर नॉन स्टेट वेरिएबल किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मैथमेटिकली अगर हमने देखना हो कि भाई एक किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए तो मैं बोल दूं कि ये स्टेट है अदरवाइज नॉन स्टेट है, तो अभी हम मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे इनकी। ठीक है, अभी हमने मैथमेटिकल इक्वेशन देखनी है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, दो चीजें हैं हमारे पास, एक स्टेट है, ठीक है, एक नॉन स्टेट वेरिएबल है जिसको पाथ वेरिएबल भी बोलते हैं। एक स्टेट वेरिएबल है और एक नॉन स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट दो कंडीशंस की बात करेंगे, यहाँ पे स्टेट और नॉन स्टेट के लिए, मतलब दो कंडीशन की बात करनी है हमने। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एफ आपके पास कोई स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, एफ क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। तो अगर मैं स्टेट वेरिएबल का, ठीक है, पहले मैं करूं x के साथ या फिर y के साथ, ठीक है, पहले मैंने y के साथ डेरिवेटिव कर दिया फिर x के साथ, या फिर पहले मैं x के साथ कर दूं फिर करूं y के साथ, तो उसको कोई फर्क पड़ना ही ना चाहिए, पड़ना ही नहीं, मतलब पड़ेगा नहीं उस पर फर्क कोई। फॉर एग्जांपल जैसे ये दो कोई हैं पॉइंट्स, जैसे ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है। ठीक है, वी हैव टू पाथ्स, एक हमारे पास है x और सेकेंड हमारे पास है y। ठीक है, फॉर एग्जांपल A एंड B पॉइंट्स है, हम लोग कोई f वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि x पाथ के लिए या फिर y पाथ के लिए। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं f का, चाहे मैं x से कर लूं चाहे मैं y से कर लूं, मतलब पहले x से कर लूं बाद में y से, या फिर पहले y से कर लूं या फिर x से कर लूं, तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पाथ से मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। उसने किस पे डिपेंड करना है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। चाहे आप इससे चले जाओ चाहे आप इससे चले जाओ चाहे डेरिवेटिव कर लो, तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है उसको। ठीक है, चाहे पहले x से फिर y से, चाहे पहले y से फिर x से, उसको कोई फर्क पड़ना ही नहीं है पाथ से। ठीक है, क्योंकि वो पाथ के है इंडिपेंडेंट। तो ये ठीक है फर्स्ट कंडीशन हो गई कि अगर कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट वेरिएबल। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर f एक नॉन स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, नॉन स्टेट वेरिएबल कब होगा, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाएगा, बस इतनी चीज आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनती है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एक मैथमेटिकल कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करेंगे तो स्टेट आ जाएगा, अदरवाइज नॉन स्टेट वेरिएबल्स आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, जो कि शॉर्ट ट्रिक बनेगी मैक्सवेल इक्वेशन की। ठीक है, जो सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, वो लाइक कॉन्सेप्ट से ही निकलती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप लोगों को मैक्सवेल इक्वेशन लर्न करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक फंडे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, ठीक है, कि अगर f हमारा एक स्टेट वेरिएबल है, जो मैंने पहले ही लिख दिया है, f अगर स्टेट वेरिएबल है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, df इज इक्वल टू a इंटू dx प्लस b इंटू dy। इसको ना मैं सेकेंड पेज पे ले जाती हूँ, क्योंकि आगे ना फिर थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा। स्टेट वेरिएबल और इधर है नॉन स्टेट वेरिएबल। ठीक है, अगर हमारे पास f एक स्टेट वेरिएबल है
एफ अगर एक स्टेट वेरिएबल है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, df इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स प्लस b इंटू डी वाई प्लस c इंटू डी जेड। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब ये फॉर्म आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आप अभी कर चुके हो। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ आपने लिखा था TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDB। ठीक है, अगर मैं DU को इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, DU TDS माइनस PDB, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन रही है कि एक कोई वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल। अब U क्या है, स्टेट वेरिएबल, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हीट और वर्क डन को छोड़ के बाकी सारे स्टेट वेरिएबल है, तो U एक स्टेट वेरिएबल है, तो इधर F स्टेट वेरिएबल है। इधर क्या है, T इंटू कोई एक T वेरिएबल एक S है, इधर A और एक X हो गया, इधर P एंड DB हो गया, मतलब इधर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और ऐड कर देती यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास और हो जाता। तो ये अगर कोई चीज हमारे पास, मतलब कोई इक्वेशन ऐसी है उसमें f हमारा एक स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर f एक स्टेट वेरिएबल है तो इसने मतलब इसको ये तीन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तीन इक्वेशन कौन सी हैं, पहले आप लोगों ने करना है इसका, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का करोगे तो a dx प्लस b dy, अगर आप इनका करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप मेथड सीख लो। सारी मैक्सवेल इक्वेशन इस पे टिकी हुई है, तो इसको आप ध्यान से सुन लो कि क्या है, इसको आप ध्यान से सुन लो कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मेथड क्या है, मेथड यहाँ पे क्या है कि a का आपने करना है इसके साथ डेरिवेटिव और b का आपने करना है इसके साथ डेरिवेटिव। आपको उल्टे कर दिया मैंने, वेरिएबल a का कर दिया इसके साथ और b का कर दिया इसके साथ। तो आपने क्या लिखना है, कर्ल a बाय कर्ल y, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन है b, कर्ल b बाय यहाँ पे क्या है x, तो लिखना है कर्ल x। और जो a के साथ वाला है वो इधर कांस्टेंट हो जाएगा और b के साथ वाला है वो इधर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकलती है, ये क्या आई है, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप लोग सेकंड इक्वेशन लिख सकते हो। सेकंड आपने इन दोनों का लिख लेना है, b dy प्लस c dz। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है, इसका आपने इसके साथ करना है, इसका इसके साथ। तो कर्ल b बाय कर्ल z, ठीक है, कर्ल c बाय कौन सा वेरिएबल है y, और जो साथ वाला है उसको कांस्टेंट, b के साथ कौन है y कांस्टेंट हो जाएगा, c के साथ कौन है z कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पहले मैंने इन दोनों का लिखा, फिर इन दोनों का अभी इनका लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका लिखोगे तो a dx a dx इसका इसके साथ, यही तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, और तो कोई बन ही नहीं सकते। या तो इन दोनों का जा, इन दोनों का जा, फिर इन तीनों का बनेगा, मतलब इन दोनों का बनेगा। तो इधर हमारे पास से क्या बनेगा, इधर इसका लेना है इसके साथ और c का लेना है इसके साथ। तो क्या बनेगा, कर्ल a बाय कर्ल z, साथ वाला क्या करना होता है कांस्टेंट, और क्या बन जाएगा कर्ल c बाय कर्ल x, और साथ वाला क्या करना होता है कांस्टेंट। ठीक है, साथ वाला क्या करना होता है कांस्टेंट। तो ये वाला हमारी मतलब अगर कोई f स्टेट वेरिएबल है तो ये इस फर्स्ट एक ये हो गई, एक ये, तो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप ये चीज सीख जाते हो ना तो आपको ये मैक्सवेल इक्वेशन निकालना कुछ भी नहीं है, मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, जब मैं इन दोनों को ले रही थी, ठीक है, तो थर्ड वेरिएबल एक z है, इसको भी कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को लिया था तो इधर कौन नहीं है, x नहीं है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा। जब मैंने इन दोनों को लिया तो y नहीं है, तो यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लिखने हैं। तो अगर कोई f स्टेट वेरिएबल है तो एक फर्स्ट वाली इक्वेशन है, एक ये वाली है। नॉन स्टेट में बस सब क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल आ जाएंगे, सारे क्या हैं
नॉट इक्वल आ जाएंगे। तो ये मतलब स्टेट और नॉन स्टेट वेरिएबल की दो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं और यही मैक्सवेल इक्वेशन की क्या बनने वाली है, शॉर्ट ट्रिक बनने वाली है। ठीक है, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कि क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम ये जो पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, अभी हमने जैसे फर्स्ट लॉ स्टेट और नॉन स्टेट वेरिएबल्स कर लिए हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन, तो अगर आप मैक्सवेल इक्वेशन सीखना चाहते हो तो आपको फर्स्ट वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अभी हमने 4 मैक्सवेल इक्वेशन करनी है। जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो निकलेगी। ठीक है, पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ कि 4 थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशंस है, 4 थर्मोडायनामिक्स मैक्सवेल इक्वेशंस है, वो निकलती कहाँ से है। फर्स्ट निकलेगी फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, TdS माइनस PdV। ठीक है, सेकेंड हमारा निकलेगा इंथैल्पी, इंथैल्पी को लिखते हैं U प्लस PV। थर्ड निकलेगी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, वो क्या होती है U माइनस TS, वो होती है U माइनस TS। और फोर्थ निकलेगी G से, फोर्थ निकलेगी G से। तो G हमारे पास क्या है, H माइनस TS। ठीक है, तो 4 मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए कोई मैक्सवेल इक्वेशन को क्रैम नहीं करना है कि उसको रट्टे लगाने लग जाओ, नहीं। अगर आपको सिर्फ ये चीजें आती है ना, अगर ये चीजें आती हैं तो 4 मैक्सवेल इक्वेशन आराम से याद कर लोगे। तो आपका जो मेन अभी मोटिव रहेगा वो ये है। फर्स्ट लॉ मैंने करवा दिया है, H गिव्स फ्री एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी को क्या लिखते हैं U प्लस PV। ऐसे ही A हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, उसको U माइनस TS लिखते हैं। और ऐसे ही G होता है जिसको H माइनस TS। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए ये 4 इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, du किसके इक्वल है, du है TdS माइनस, बड़ा लिखते हैं इसको, TdS माइनस PdV। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है मैं लेंथी मेथड से भी जाऊंगी। ठीक है, मैं लेंथी मेथड भी करवा दूंगी। लेंथी मेथड नहीं याद करना, आपको जस्ट शॉर्ट ट्रिक देखनी है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि शॉर्ट ट्रिक निकली कहाँ से है, वो अभी मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो अप्लाई करना, पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से पहले देखो, अगर आपको जो मैक्सवेल देखो यहाँ से क्या होता है, हमने मतलब बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं, आपको क्या दे दिया जाता है कि U गिवन है। ठीक है, U गिवन है, आपको T पूछ लिया, या फिर आपको पूछ लिया कि T क्या है। मैक्सवेल इक्वेशन से क्वेश्चन, अभी इसको नोट कर लो कि मैक्सवेल इक्वेशन में बार बार बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको U दे दिया जाए, आपको पूछा जाए कि T बताओ और P निकालो, T की वैल्यू निकालो और P की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे। T यहाँ पे दिख रहा है, तो जो सेकेंड वेरिएबल है इसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हमने एक बार हम T को कांस्टेंट कर देंगे, सॉरी एक बार हम इसको कांस्टेंट कर देंगे, इसको कांस्टेंट मैं बताती हूँ आपको। एक बार हम dv को 0 कर देंगे, एक बार मैं ds को 0 कर दूंगी, दो चीजें करूंगी मैं। ठीक है, एक बार मैं ds को 0 करूंगी, एक बार dv को। dv 0 कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तभी तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो v कांस्टेंट है। इधर इंट्रोपी 0 कर दी, इसका मतलब इंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो जब भी आपको ऐसे T और P निकालने को बोला जाए तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। तो अगर आपने इसको 0 किया, ठीक है, अगर dv 0 है
तो du किसके इक्वल आ जाएगा, TDS के। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल आएगी कर्ल u बाय कर्ल s, और हमने v को क्या रखा है, कांस्टेंट, ठीक है। और फिर ऐसे ही जब हमने इसको 0 कर दिया है तो du किसके इक्वल आ गया है, माइनस pdv के। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल आएगी माइनस कर्ल u बाय कर्ल v, ठीक है। ये वाली इधर आ गई, माइनस को भी उधर ले गई, और इधर हमने s को कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज आई है, एक ये आया है, एक ये आया है। तो अगर आपको u पता है, उसका t निकालने के लिए आपको ये करना है, p निकालने के लिए ये करना है, तो इनको मत याद रखो, ये वैल्यू जस्ट सीखनी है आपको। ड्राइव करने के लिए कुछ सेकंड लगेंगे, आपको इससे निकालना आना चाहिए कि अगर आपको u दे दिया जाए तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि फर्स्ट लॉ से निकलेगा, फर्स्ट लॉ से जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ वाला आप कांस्टेंट कर दो, ठीक है। अब ये मतलब मैक्सवेल इक्वेशन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये पेपर में आया भी हुआ था क्वेश्चन, ये जो इसके बेस पे ना क्वेश्चन 2022 में जो 18 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें आया भी हुआ था। मान लो आपके पास ये है, ये दे रखा है, मान लो आपके पास जो u है वो ये दे रखा है 3x² v, ठीक है, 3x² v। आपको पूछा जाए कि टेम्परेचर बताओ क्या होगा, आपको बोल दिया जाए कि टेम्परेचर बताओ या फिर प्रेशर बताओ क्या होगा, तो u है तो फर्स्ट लॉ स्ट्राइक करना चाहिए। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू निकल आएगी। t कैसे निकलेगा, आपने u का डेरिवेटिव करना है s के साथ और v को रखना है कांस्टेंट। अगर आप s के साथ डेरिवेटिव करोगे तो 2s हो जाएगा, ये 6s बन जाएगा, ठीक है, इंटू v को तो कांस्टेंट ही रखना है, तो ये बन जाएगा 6। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि अगर मुझे u दे दिया जाए, मुझे p और t निकालना हो तो मैं वो आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है, इनका यूज करके। अब अगर कई बार डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन आ जाती है तो डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए हमने देखा हुआ है कि अगर u एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, तो वो जो लास्ट हमने वीडियो किया है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से हम अभी क्या लिखेंगे कि इसका इसके साथ डेरिवेटिव और p का इसके साथ डेरिवेटिव, ठीक है, तो कर्ल t बाय कर्ल यहाँ पे v और साथ वाली चीज क्या है, कांस्टेंट हो जाती है, फिर कर्ल p बाय कर्ल v, और यहाँ पे सॉरी v नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल p बाय कर्ल s, और जो साथ वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके हमने मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड कर ली है। तो ये हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कहाँ से निकली है, हमारे उससे ही निकली है, ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकली है हमारी इक्वेशन। तो नेक्स्ट अगर हम सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन कहां से निकलेगी, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन निकलेगी इंथैल्पी से, ठीक है। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन कहां से निकलेगी, इंथैल्पी से निकलेगी। तो H इज इक्वल टू u प्लस pv है, ठीक है। अब मुझे चाहिए डेरिवेटिव की फॉर्म, तो डेरिवेटिव की फॉर्म चाहिए तो मैं H का क्या करूंगी, डेरिवेटिव। तो सेकेंड आपको सिखा रही हूँ, थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद से ट्राई करोगे। तो सेकेंड हमारे पास ये है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, du। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक p, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले p को एज इट इज रखो, v का कर दो, फिर v को एज इट इज रखा, p का कर दिया, du की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लो फर्स्ट से, तो dh क्या बन जाएगा, tds माइनस pdv प्लस pdv प्लस vdp, ठीक है। ये एक माइनस का एक प्लस का एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से dh की वैल्यू क्या आ जाएगी, tds प्लस vdp, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम डायरेक्ट अगर बात करें, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो t का हमने कर देना है p के साथ और v का कर देना है s के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ल t बाय कर्ल p एट कांस्टेंट s, और यहाँ पे कर्ल v बाय कर्ल s, और क्या हो जाएगा साथ में, p कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगी।
ये हमारे पास सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे आप किसी मतलब कोई भी मैक्सवेल इक्वेशन निकाल सकते हो। इसका भी आप डेरिवेटिव करोगे, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इसमें डी एच का डेरिवेटिव करो, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड, सेकेंड निकलेगी इससे, थर्ड निकलेगी इससे, और सॉरी ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी, तो ये मैंने आपको निकालनी सिखा दी है। तो शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकले। प्लस 10 to 12 क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में, 10 to 12 क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब पूरे थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल से 10 to 12 क्वेश्चन थे, तो इसमें मतलब 2-3 क्वेश्चन तो इसी मैक्सवेल इक्वेशन के बेस पे भी आए हुए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। देखो यहाँ पे इसको मत याद रखने लग जाना, इसको मत याद करना, याद करना है तो सिर्फ ये 4 चीजें, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये 4 चीजें याद कर रही, डेरिवेशन करना सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप होमवर्क अभी आप खुद से ट्राई करते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।